Once again, hello बच्चों. So this is our lecture number 3 of chapter number 1. In the previous lecture, we have discussed about the matter, its properties, and also we have done lots of experiment in that lecture. Now, at the last, we have discussed that the particles of the matter have kinetic energy, means they constantly move from here and there. So लास्ट में हमने पढ़ा था, जाते जाते लेक्चर गए, लास्ट प्रॉपर्टी जो थी पढ़ा था क्या कि जो मैटर की पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है किसकी, कॉन्स्टेंटली मूव करने की. ठीक है. और जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. क्लियर. जिसकी वजह से वो मूव कर रहा होता है. उसमें मैंने बताया था आपको ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, शायद आपको याद है. और जाते जाते एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट क्या किया था, हमने लिया था KMnO4, उसको वाटर में डिजॉल्व किया था. तो हुआ क्या था कि जो KMnO4 था पूरे वाटर में क्या हो गया था, मिक्स हो गया था. ठीक है. अब बात यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो KMnO4 वाटर में हमने मिक्स किया वो पूरा वाटर में कैसे वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, पूरे वाटर में वो डिसॉल्व हो गया. कैसे वो मिक्स हो गया. सो ये जो मिक्सिंग है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. ठीक. मतलब सिंपल बोले जो मिक्सिंग हुई है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. तो पहले तो डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं. डिफ्यूजन का मतलब क्या है. डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट इन एनी मीडियम. इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट इन एनी मीडियम. मींस किसी भी मीडियम में फैल जाना कहलाता क्या है, डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन मींस स्प्रेडिंग आउट इन एनी मीडियम. बात क्लियर हुई. हाँ. अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन पे बात करते हैं. डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन जो आपकी किताब में भी लिखी होगी. क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस विद देयर आउट. क्लियर. मतलब दो सब्सटेंस, दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग खुद ब खुद होना कहलाता क्या है, डिफ्यूजन. तो क्या होता है, इंटर mixing of particles of the two substances when they are out is known as diffusion. ठीक है. तो मीन्स दो अलग अलग सब्सटेंसों के पार्टिकल खुद ब खुद जब मिक्स हो जाते हैं वो प्रोसेस कहलाती क्या, डिफ्यूजन कहलाती है. सिंपल. तो ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है जो अभी तक एक्सपेरिमेंट किया वहां से ये डेफिनेशन निकल के आया है. लेकिन डिफ्यूजन का डेफिनेशन और भी हो सकता है ना. इसको थोड़ा और अच्छे से हम बोल सकते हैं क्या, सिंपल सा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी बर्न अ इंसेंस स्टिक, जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं कॉर्नर पे, तो होता क्या है, उस अगरबत्ती का स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है. हो जाता है ना, पक्का. अब देखो यहाँ पे अगर जहाँ पे हम इंसेंस को हम बर्न कर रहे हैं, उस एरिया में बर्न करने के बाद जो फ्यूम्स होंगे, जो भी उसका धुआं होगा, उस एरिया में ज़्यादा होगा, स्मेल भी उसी एरिया में होगी. लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे स्मेल ज़्यादा और बाजू वाले प्लेस पे जो होगा इसका कंसंट्रेशन वहाँ पे कम, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ कंसंट्रेशन कम, तो यहाँ से मूव करके वहाँ तक पहुँच जाएगा. ठीक है, समझ आ रहा है. हाँ, ये तो पहला एग्जाम्पल था. दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं.
जब भी आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हो, जैसे वाटर है उसमें हमने क्या किया, शुगर डिज़ोल्व किया, फिर सॉल्ट डाला, तो होता क्या, सॉल्ट पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, इंटरमिक्स हो जाते हैं ना, एक दूसरे के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। ये भी तो डिफ्यूजन की वजह से हुआ, समझ आया। और डिफ्यूजन का एग्जांपल देख सकते हैं, डिफ्यूजन का एग्जांपल एक और है, ये भी डिफ्यूजन हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ तक हमने वाटर का लेवल इसमें फिल किया है और इसमें इतना कम लेवल है, तो बताओ डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, इधर से पानी इधर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता तब तक वाटर जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो ये भी डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब तुम ये सोच रहे होगे सर बहुत देर से आप कंसंट्रेशन आप बता रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन होता क्या है ये बताइए। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट, मात्रा, ठीक है। तो ये हायर मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, मतलब ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, अगर जब भी स्टिक को हमने जलाया था, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था, मात्रा थी ज़्यादा, कहीं अदर प्लेस पे मात्रा थी कम, तो यहाँ हायर से लोअर की तरफ मूव कर लिया। बात क्लियर हो रही है, पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो समझ में आ गई। इस बात को मैंने जो एक्सपेरिमेंट परसों का, मतलब जो भी इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें कराया था, ठीक है। तो उसमें बताया और अभी भी बताया कि KNO4 को जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, दो सब्सटेंस लिखा है ना, दो सब्सटेंस मतलब एक वाटर है और एक क्या है, KNO4। दोनों के पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स। और कैसे होंगे, खुद ब खुद होंगे। तो जब कभी दो सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल आपस में खुद ब खुद मिक्स हो जाए, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसकी वजह से हुई थी, डिफ्यूजन की वजह से हुई थी। बात क्लियर हो रही है, पक्का। चलो, तो ये डिफ्यूजन की बात थी, इसको राइट तो कर ही लिया होगा। हाँ, बाकी मैं नोट्स सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। अभी ध्यान से सुने, इस लेक्चर को ध्यान से देखें। अभी नोट्स मत बनाइएगा, अगर आप बना रहे हो पहले लेक्चर को पूरा अच्छे से देख ले, फिर उसके बाद नोट्स को राइट करें। एक बार लेक्चर देखें पहले, फिर सेकंड राउंड में आप नोट्स को राइट करें, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में अच्छे से पढ़ लोगे, सेकंड राउंड में जब तुम नोट कर रहे होगे तो क्योंकि वो तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, सेकंड राउंड में जब लिखोगे, लिखने के साथ साथ आपका रिवीजन हो जाए। बात क्लियर हो रही है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भैया थी डिफ्यूजन की बात। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपकी डिफ्यूजन के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। देखो डिफ्यूजन दो जगह पढ़ाया जाएगा हमें। आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ाया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में मतलब 10th क्लास और 11th क्लासेस में आप जाओगे तो बायोलॉजी के अंदर भी डिफ्यूजन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों क्लासिफिकेशन यहाँ देख लेंगे। ये जो था, ये अलग डेफिनेशन, ये भी बायोलॉजी पे मतलब बिल्कुल फिट होता है, और ये भी केमिस्ट्री पे बिल्कुल फिट होता है। ये अलग डेफिनेशन, ये भी समहाउ बायोलॉजी पे फिट हो जाता है, और लेकिन केमिस्ट्री पे तो बिल्कुल फिट होता है, जो ऊपर वाला था। बात क्लियर हो रही। अब टाइप ऑफ डेफिनेशन का डिफ्यूजन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान समझिए। देखो हम पहले जो नॉर्मल हमें पढ़ना है आगे फर्दर क्लासेस में, वो देख लेते हैं, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन दो तरीके का हो सकता है। जो डिफ्यूजन का टाइप है वो दो तरीके का हो सकता है। एक कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन, और अगला कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पहला कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पहले अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको केमिस्ट्री सेंस से मत सोचो, इसको बायोलॉजी के सेंस से सोचना, जो आप बताने वाला हूँ, ठीक है। होता केमिस्ट्री में भी है, लेकिन अभी बायोलॉजी का सेंस लगाओ, फिर केमिस्ट्री में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक। बायोलॉजी का सेंस लगाओ, और मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल के सबसे जो बाहर कवरिंग थी वो होती थी सेल वॉल प्लांट में, लेकिन एनिमल के अंदर आए सेल वॉल तो होती नहीं, तो सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और इस सेल मेम्ब्रेन की खास बात है कि ये सेमी परमेबल होता है, ठीक है, मतलब कुछ ही लोगों को जाने देगा, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, जाहिर सी बात होगा, केवल वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, बाकी सबके पास होता है। गाय में, प्लांट में, एनिमल में, इन सब में पाया जाएगा। सहमत हो? हाँ, बिल्कुल पाया जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन सब में पाया जाएगा। सबकी सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटिस्टा हो, कोई भी हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिमिलर होती है। अब सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है, दिख रहा होगा सिंपल, मतलब सिंपल होगा बिल्कुल, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन पहले समझिएगा तो फैसिलिटेटेड आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी सिंपल डिफ्यूजन थोड़ा कम आएगा, मुझे पता है। जब फैसिलिटेटेड पढ़ाऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, सिंपल भी समझ में आएगा। देखो, सिंपल डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है कि इसमें जो मूवमेंट होगा सब्सटेंस का बहुत आराम से होगा, ठीक है, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी से, मतलब कोई जटिलता नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल सा होगा। नॉर्मल सा क्या कि अगर जैसे यहाँ पे वाटर है सेल के बाहर, तो सिंपल सा सिंपली वाटर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद और विदाउट एनी मेम्ब्रेन, मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट हो, चाहे वो मेम्ब्रेन हो चाहे ना हो, ठीक है। उसके लिए मेम्ब्रेन, जो भी जिसके पास भी सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होगा, उसके लिए मेम्ब्रेन हो चाहे ना हो। जैसे वाटर है, ऐसे तब भी जाता, मेम्ब्रेन ना होता तब भी जाता। जैसे यहाँ जा रहा था ना, ऐसे सिंपली चला जा रहा था, ऐसे यहाँ भी सिंपली चला जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद और विदाउट मेम्ब्रेन, विद और विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन के एब्सेंस में भी ये अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, फैसिलिटेटेड पे आना है, ठीक है। फैसिलिटेटेड पे आने पर पहले तो हम ये बताओ कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, बताया था। लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, बताया था ना। लिपिड्स होते थे, अभी याद आ जाएगा आपको, ऐसे अरेंज होते थे, याद हो, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल बीच बीच में होते थे, ऊपर होते थे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, याद है वो? याद आया? ये तो सेल मेम्ब्रेन था। तो सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? लिपिड होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन बताया था चैनल बनाते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं किसी चीज को अंदर ले जाने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या था? सिंपल ही चला गया, इनको कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं थी, कोई रास्ते की जरूरत नहीं थी, सिंपल ही यहाँ पानी है तो यहाँ पानी चला जाएगा आराम से सेल के अंदर, कोई इनको प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दे रिक्वायर अ स्पेशल प्रोटीन फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सो अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज को क्या करना होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना होता है। अब ग्लूकोज सीधा उधर नहीं जा पाएगा, इसको क्या चाहिए? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता ही है, देखो ये लिखा है प्रोटीन दिया, तो प्रोटीन क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा। प्रोटीन इसके लिए रास्ता बनाएगा, जब प्रोटीन रास्ता बनाएगा तभी ये अंदर जाएगा, ठीक है। जब कभी कोई भी डिफ्यूजन किसी प्रोटीन की मदद से या फिर बोले चैनल की मदद से हो तो उसे क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब कभी डिफ्यूजन बिना किसी चैनल की मदद से हो कहलाएगा सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो भी सकता, मेम्ब्रेन ना हो। जैसे यहाँ पे आप स्टिक जलाए हो, ठीक है, वहाँ पे धुआं जा रहा है, या फिर यहाँ पे एलपीजी गैस हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, और कहीं और तुम्हें पता लग जाएगा एलपीजी ओपन हो गया ना, लिख के, मतलब जो भी गैस है घर में वो लीक हो रहा है, ये पता लग जाएगा ना। किस वजह से पता लगा? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक। अब क्या होता है कि जो डिफ्यूजन है इसमें हम मान लेते हैं कि अगर इमेजिन करोगे सेल के जैसा, तो इमेजिन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टिक चलाया, यहाँ पे इसकी महक जा रही है, तो बीच में हम इमेजिनरी मेम्ब्रेन इमेजिन कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन होगी,
ठीक है। साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। साइंस में जितना इमेजिन करोगे उतना बढ़िया तुम समझ पाओगे, ठीक है। एक मेम्ब्रेन इमेजिन कर लो, मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, ठीक, लेकिन इस मेम्ब्रेन का कोई भी रोक टोक नहीं है इस मॉलिक्यूल पे, आराम से जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन ये जा रहा था, लेकिन मेम्ब्रेन ने कहा रुको, तुम तभी जा पाओगे जब तुम्हारे लिए रास्ता बनेगा। प्रोटीन देखी और उसने रास्ता दिया और ये खटाक से चैनल के थ्रू क्रॉस कर गया, कहलाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात क्लियर हो गई होगी, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन तो सिंपल होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब ये डायग्राम तो बना लेना, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के फर्दर क्लासेस होती हैं। क्या क्लासेस होती हैं? एक कहलाता है डायलाइसिस और दूसरा कहलाता है ऑस्मोसिस। एक कहलाता है डायलाइसिस और एक कहलाता है ऑस्मोसिस, ठीक। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आया। अब इसके टाइप पढ़ेंगे डायलाइसिस और ऑस्मोसिस। देखो डायलाइसिस ये आपने पढ़ रखा है 7th क्लास में, जब किडनी वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फिर लास्ट वाले पेज पे हीमोडायलिसिस बना होगा ना, फिर किडनी फेल्योर जिनमें हो जाता है तो उसमें क्या कराते हैं? डायलिसिस कराते हैं। हर तीसरे से चौथे दिन पे क्या डायलिसिस कराना होता है। तो डायलिसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कराएं? मूव कराएं, ठीक है, कहलाता है डायलिसिस। मींस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, कहलाता था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें एक वर्ड जोड़ देना, क्या? मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल। जिसमें जो भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? सेलेक्टेड सब्सटेंस का इसमें मूवमेंट होता है। मतलब जो कैरियर प्रोटीन होगी सारे सब्सटेंस को नहीं जाने देगी, कैरियर प्रोटीन कुछ ही सब्सटेंस को जाने देती है। मतलब हर मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है, मल्टी मेम्ब्रेन होती है किसकी? किडनी की मान लेते किडनी की मेम्ब्रेन होती है ना। अगर इसके पास चैनल्स भी होते हैं तो ये जो चैनल्स होते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए होते हैं, ऐसा नहीं सब कुछ चला जाएगा। ऐसे ही जब हीमोडायलिसिस करते हैं तो डायलाइजर होता है, ठीक है। अब जो भी पेशेंट्स होता है उसके हम आर्टरी से लेते हैं, क्या थी, ब्लड लेते हैं, तो इसमें जाता है और इसके थ्रू फिर इसको वापस वेन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या? ये डायलाइजर मशीन में देखो इस ब्लड में सारी चीज़ें होंगी, जो ब्लड का कंटेंट है वो तो होगा, बाकी बताया था मैंने ब्लड का फंक्शन और क्या होता है? एक्सक्रीशन में भी तो हेल्प करता है। अरे ब्लड के थ्रू तो एक्सक्रीट होता है सब्सटेंस। जैसे लीवर में कोई चीज़ बना, किडनी तक जाना तो किसके थ्रू जाएगा? हाँ, ब्लड के थ्रू जाएगा ना, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमें पता था कि ब्लड में सारी चीज़ें होती है, तो इसके अंदर भेजा और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऐसा बना दिया कि केवल जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट ही निकले। यहाँ पे क्या निकले? नाइट्रोजिनस वेस्ट। जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट निकला, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यही सब निकले, ठीक है। अब क्या होगा? जो ये मेम्ब्रेन है इससे केवल और केवल क्या निकलेगा? नाइट्रोजन और यूरिया निकल पाएगा और कुछ नहीं निकल पाएगा। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ का प्रोटीन और जो ब्लड में प्रोटीन है वो भी तो बाहर निकल सकता था। अब आपको लग रहा होगा ब्लड में कहाँ प्रोटीन होता है? अरे प्लाज्मा पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन ना, ये सब पढ़ा था। एक और होता है थ्रोम्बिन ना, याद है प्रोटीन। तो वो सब तो निकल नहीं रहा, केवल यहाँ पे निकल गया है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सेलेक्टिव हुआ ना, हुआ सेलेक्टिव, फिर कुछ ही सब्सटेंस को मतलब क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है मूवमेंट के लिए, तो कहलाया वो डायलिसिस। तो such type of diffusion in which only selected molecules move from higher concentration to lower concentration, ना? तो ये कैसा होता है? selectively permeable, selectively permeable, ठीक है। ये होता है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल
ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल और ये होता है सेमी परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली समझ में आ गया कि वो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को जाने देगा। सेमी परमिएबल मतलब जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सेम ही है। सेमी मतलब आधा, मतलब कुछ को जाने देगा कुछ को नहीं जाने देगा। इसमें किसी पर्टिकुलर को नहीं, आधे को जाने देगा आधे को नहीं जाने देगा। इसका मतलब क्या समझे, सॉल्यूशन के अंदर फिर से सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, तो ये केवल किसको मूव होने देता है, सॉल्वेंट को। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्वेंट रहेगा सब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, लेकिन सॉल्यूट का एक भी टुकड़ा नहीं मूव करेगा। तो क्या लाएगा ये प्रोसेस, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी बेसिस पे इसको बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आया? हाँ, फिर से एक बार लिखने मैं दिखाता हूँ। देखो, इसे मान लेते हैं, इसको हमने आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ रखा है और बीच में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए दोनों वर्ड एक्चुअली यूज किया जाता है, सेमी और सेलेक्टिवली दोनों यूज किया जाता है ना। तो अभी देखो मान, क्योंकि अलग अलग जैसे किडनी की है सेलेक्टिवली है और ऑर्गन क्या है सेमी है, तो हम सेमी परमिएबल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा और क्या रखा, सॉल्यूट रखा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट रखा और सॉल्यूट रखा। यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट था ज़्यादा, यहाँ पे कम था। यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट था ज़्यादा और यहाँ भी ज़्यादा था। यहाँ पे ज़्यादा था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, कम ही था। अरे ज़्यादा था, ठीक ठाक था ना, तभी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक बनेगा, ढाल बनेगा। ग्रेडियंट मतलब ढाल। अब यहाँ सॉल्वेंट है ज़्यादा, यहाँ सॉल्वेंट है कम, यहाँ सॉल्यूट है ज़्यादा, यहाँ सॉल्यूट है कम। तो हमेशा मूवमेंट कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से मूव कर जाता है, सॉल्वेंट मूव कर जाता है इधर, और सॉल्यूट किधर मूव करता है, इधर मूव करता ना, नहीं, हाँ वेरी गुड, नहीं मूव करता, क्योंकि ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, केवल इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, केवल वो सॉल्वेंट को मूव करने देता है ना, सॉल्यूट मूव नहीं करता। परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर हो रही है, पक्का? तो अब यहाँ से डेफिनेशन ऑस्मोसिस की बोल सकते हो। ऑस्मोसिस की क्या बोल सकते हैं, सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही तो टाइप है, डिफ्यूजन का फैसिलिटेटेड, फिर ये देखा जाए तो डिफ्यूजन का ही टाइप है ना। तो सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर बोले अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ आया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन? ये भी लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे। अगर ये सेलेक्टिवली हो जाए तो डायलिसिस हो जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का मूवमेंट हो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब सेलेक्टिवली बोल दिया यानी कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल ही जाएगा। बात समझ में आ गई? इसमें सॉल्वेंट बताया था, इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं लिखा है। अब वो तो कुछ भी हो सकता है ना, सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफ्यूजन की बात थी। ठीक है, अब इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब डिफ्यूजन का मैंने बताया था दो टाइप होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल बेसिस होता है और एक क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिस होता है। तो केमिस्ट्री बेसिस वाला वो तो बियॉन्ड द लेवल है, वो आप इंटर में भी नहीं पढ़ते हो और बीएससी के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आता है ना। तो हम नाम जानेंगे, नाम याद रखेंगे, नाम पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इसको स्टार बना के लिख देना, यानी फिर नोट स्टार बना के नोट लिखना उसमें। ठीक है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन तीन और हो सकते हैं। एक कहलाता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मतलब मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो। ये कहलाता है ब्राउनियन डिफ्यूजन, जो ब्राउनियन पार्टिकल्स थे यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन। ठीक है, और
एक होता है टर्बुलेंट डिफ्यूजन। टर्बुलेंट मतलब फिक्स समान मात्रा में क्या मूवमेंट होता है, रहेगा टर्बुलेंट मूवमेंट। फिर 3 तरह के और डिफ्यूजन के टाइप है जो हमें याद रखना है, मॉलिक्यूलर, ब्राउनियन और टर्बुलेंट। याद रखना है तो MeV याद रखना है, MeV। अगर V कर दें MeV आता है आपके किस पे, डिस पे आता है ना, TTV MTV ऐसे करके आता है, ऐसे आता है। नोट कर लो इसको, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सब बियॉन्ड द लेवल का है, लेकिन नाम याद रखो तो ये सफिशिएंट है आपके। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब आपको समझ में आ गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन जो डिफ्यूजन है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम है। डिफ्यूजन का जो सबसे पहला डेफिनेशन है वहाँ से याद करो, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, ये दिमाग में है, मतलब सब्सटेंस मिक्स हो जाना भी डिफ्यूजन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अब मैंने क्या लिया, एक टी बैग लिया, टी बैग आता है ना वो डिप करने वाली जो टी आती है, हमने मिल्क लिया और टी को, जो क्या बैग था उसको मैंने डिप किया। एक जो मिल्क था वो हॉट था और दूसरा क्या था, कोल्ड था, उसमें डिप किया। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो हॉट वाला टी कप था, ठीक है, उसमें जो टी बैग था उससे टी डिफ्यूज होके, ठीक है, टी के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके अच्छे से उसमें मिक्स हो गया और उसमें अच्छा कलर आ गया, गाढ़ा आ गया और उसमें स्वाद भी आ गया। लेकिन दूसरे वाले में जो ठंडा था उसमें जब मैंने घोला तो क्या हुआ, डिफ्यूज ही नहीं हुआ। क्या हुआ, डिफ्यूज ही नहीं हुआ, और डिफ्यूज होगा भी तो बहुत कम होगा, मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बात क्या पता लगती है, बात हमें ये पता लग रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर, ये कोल्ड था ये हॉट था, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, कोल्ड से गर्म की तरफ जा रहे हैं, डिफ्यूजन का रेट बढ़ जा रहा है। इसमें टी अच्छे से डिफ्यूज करके, इसमें अच्छे से नहीं डिफ्यूज करेगी। अब आप लोगों के पास क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो टी बैग मिल नहीं पाएगा, तो आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और करना भी आप लोगों को, उसकी क्लिक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करोगे, मैं देखूंगा कौन कौन किया है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या करना है आपको, दो मतलब पैन लेने या फिर बाउल लेना है, उसमें क्या करना है, एक में गर्म पानी रखना है, दूसरे में ठंडा पानी रखना है। एक में तुम्हें क्या डालना है, चाय की पत्ती डालना है गर्म वाले में, और एक में ठंडे वाले में। तो तुम देखोगे गर्म वाले में चाय पत्ती का कलर अच्छे से आ गया होगा, ठंडे वाले में सही से नहीं आया होगा। तो यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन पता लगा। एक और एक्सपेरिमेंट है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों करके देखिएगा और एटलीस्ट एक ही क्लिक तो जरूर भेजिएगा, और दोनों जो भेज देगा तो सोने में सुहागा। ठीक, क्या करना है, दो बाउल फिर से लेना है, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, 1 टीस्पून इसमें डालना है शुगर, और 1 टीस्पून शुगर इसमें डालना है। तुम देखो गर्म पानी में शुगर खुल जाएगा, इसमें नहीं घुला होगा। ठीक है, तो फिर से इसका टेम्परेचर था ज़्यादा, इसलिए जो शुगर मॉलिक्यूल है अच्छे से डिफ्यूज हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए, इसमें जो थे अच्छे से मिक्स नहीं हुए क्योंकि इसका टेम्परेचर कम था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। फोटो खींचने के बाद इसको भी करके देख लेना। तो यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा ना। तो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट बना के, क्या लिख लेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस। अब इतना तो आप समझदार हो ही चुके हो, फाउंडेशन क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हो, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी अब सामने सामने है।
ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ा होगा, तो मतलब अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको हम घटाएं तो ये भी घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सामने है ना। अगर इसको बढ़ाया और ये घट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होता है रिलेशन, इनवर्स का होता है, लेकिन यहाँ रिलेशन क्या आया, डायरेक्ट का आया ना। लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगला पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर, पक्का। तो ये टेम्परेचर की बात थी, पहला फैक्टर। दूसरे फैक्टर पे आते हैं,